हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था। कल कल का जो वीडियो था वो था गुप्त काल से संबंधित। ठीक है, तो गुप्त काल में हमने क्या क्या पढ़ा था, मतलब गुप्त काल की जानकारी पढ़ी थी हमने। उसमें गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा, फिर उनकी शासन व्यवस्था कैसी रही, उनके सामाजिक व्यवस्था कैसी रही, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी रही, ये सब हमने पढ़ा था उस समय। ठीक है, आज गुप्तोत्तर काल है। आज हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बीईओ, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी जैसी परीक्षाओं के लिए और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल की जो शुरुआत है, गुप्तोत्तर काल की शुरुआत मानी जाती है आपकी कब से मानी जाती है? इसमें वाकाटक शासक हैं, वाकाटक वंश से गुप्तोत्तर काल की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब गुप्तोत्तर काल में हम वाकाटक वंश पढ़ रहे हैं तो वाकाटक के बारे में जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए कि जो वाकाटक शासक थे, इसमें इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक इनके हैं विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति इनके संस्थापक हैं और इसका मूल निवास स्थान जो था वो था बरार। वाकाटक वंश के का जो मूल निवास स्थान था वो था बरार, विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ क्षेत्र वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और इनके संस्थापक रहे हैं विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति संस्थापक हैं और राजधानी इसकी रही है नंदीवर्धन। विंध्य शक्ति संस्थापक हुए, बरार से के मूल निवासी थे और इनकी राजधानी रही है नंदीवर्धन। ठीक है, तो वाकाटक वंश के पहले शासक जो शुरुआत में, जैसे विंध्य शक्ति ने इसकी स्थापना की, तो उसके बाद शासन आता प्रवरसेन प्रथम का। प्रवरसेन प्रथम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कुछ, कि ये वाकाटक वंश के हैं। पहली चीज, इनका जो शासन काल है वो है 275 से लेकर 335 एडी तक। 335 एडी तक, 275 से 335 एडी तक इनका शासनकाल है। किसका? प्रवरसेन प्रथम का। अब इनके बारे में क्या है कि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक था। मतलब वाकाटक वंश में जो प्रवरसेन प्रथम थे वो सम्राट की उपाधि धारण करने वाले एकमात्र शासक हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज इनके बारे में है, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए इन्होंने, और एकमात्र शासक हैं जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की है। ठीक है, अगले कौन है? आगे हैं प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन फर्स्ट हुए, अब हैं प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय के बारे में एक चीज है कि ये साहित्य प्रेमी थे। कौन है? साहित्य प्रेमी। साहित्य प्रेमी है ये। ठीक है, साहित्य प्रेमी है और इन्होंने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम है सेतु बंधु। प्रवरसेन द्वितीय साहित्य प्रेमी थे और इन्होंने सेतु बंधु नामक किताब की रचना की। और एक चीज और कि कालिदास कुछ समय तक इनके दरबार में भी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें। अच्छा, हमने कल जो बताया था कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल, हमने बताया क्या था कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल को हमने बताया था, ये था कि जो 275 से काल बताया था हमने, 275 275 से कितना 550 एडी। तो ये गुप्त और गुप्तोत्तर दोनों का मिला के टाइम पीरियड है 275 से लेके 550 तक का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं कौन। अब हैं अगले शासक हैं पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम के बारे में क्या जानकारी है? जो पृथ्वीसेन प्रथम हैं ये
शांति और समृद्धि का काल था। जो पृथ्वी प्रथम का समय था वो शांति और समृद्धि का काल माना जाता है। यह अत्यंत पवित्र और धर्म विजयी शासक था। क्या था? अत्यंत पवित्र और धर्म विजयी शासक था। और आचरण में इसको युधिष्ठिर के समान माना जाता था। आचरण में इसको युधिष्ठिर के समान माना जाता था। ठीक है। अगले हैं शासक रुद्रसेन प्रथम। अब रुद्रसेन प्रथम कौन है? रुद्रसेन प्रथम जो है महाभैरव के उपासक रहे हैं। ये भी वाकाटक वंश से संबंधित है। तो वाकाटक वंश के शासक हैं रुद्रसेन प्रथम, जो कि महाभैरव के उपासक हैं। साथ ही में इस वंश के शासक जो थे, ठीक है, अब ये हो गया पूरा। अब आगे हम देखते हैं कि इस वंश के जो शासक रहे, मतलब वाकाटक वंश के जो शासक रहे हैं, वो विद्या प्रेमी, जैसे हमने अभी बताया, किसके बारे में बताया था? हमने बताया था प्रवर सेन द्वितीय के बारे में, कि साहित्य प्रेमी थे वो, सेतुबंध की रचना की, और कला तथा साहित्य के उदार संरक्षक भी रहे हैं। कौन? वाकाटक वंश के लोग। ठीक है। संस्कृत में विदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटकों के दरबार में ही हुआ था। मतलब विदर्भी शैली जो है उसका संस्कृत में विकास हुआ था, और पूरी तरह से जब विकास हुआ तो वो वाकाटक के दरबार में ही हुआ था। वाकाटक वंश जो था उसी के दरबार में विदर्भी शैली का विकास, पूरी तरह विकास संस्कृत में हुआ था। ठीक है, इतना आपको पता है। अब आगे देखते हैं कि वाकाटक जो शासक थे वो कैसे थे? ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ठीक है। आगे अगला है कि अजंता के जो 16 और 17 नंबर गुहा है, विहार है, और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण इसी समय हुआ था। ठीक है। एक तो गुहा विहार है 16-17, और 19 है गुहा चैत्य। चैत्य और विहार में अंतर क्या है? चैत्य क्या होता है? चैत्य है आपका पूजा करने का स्थान। ठीक है, पूजा करने का स्थान है क्या? चैत्य। और विहार क्या है? विहार है निवास करने का स्थान। निवास करने का स्थान। चैत्य और विहार में ये अंतर है, आप इसको ध्यान दें कि चैत्य और विहार में ये अंतर है कि एक पूजा करने का स्थान है, दूसरा निवास करने का स्थान है। तो 16 और 17 जो है वो गुहा विहार है, निवास करने के स्थान है, और जो 19 नंबर है गुहा वो चैत्य है, पूजा करने का स्थान। और इनका विकास जो है वाकाटक के शासनकाल में, वाकाटकों के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी होनी चाहिए भाई, क्योंकि गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे हैं, तो गुप्तोत्तर काल में प्रतिहार वंश भी आता है। ठीक है। अब प्रतिहार वंश में क्या है कि प्रतिहार वंश जो है अपने आप को अग्निकुल से संबंधित करता है। प्रतिहार वंशी अपने आप को अग्निकुल से संबंधित करते हैं, और यह गुर्जरों की शाखा से संबंधित थे, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। अग्निकुल से संबंधित माने जाते हैं, गुर्जर शाखा से हैं, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ठीक है। अब गुर्जर जाति का जो उल्लेख है पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, कौन सा? ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख किया गया है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख कौन सा है? ऐहोल अभिलेख, और इसी अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है। चलिए, अब प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? प्रतिहार वंश के संस्थापक रहे हैं नागभट्ट प्रथम। इसी में लगे हाथ याद कर लें कि जो वाकाटक शासक थे उनका वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। ठीक है। और राजधानी नंदीवर्धन, मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? विदर्भ क्षेत्र के। इसी तरीके से प्रतिहार के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम, जिनका टाइम है 730 से 756। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि जो प्रतिहार हैं इनका टाइम पीरियड है, नागभट्ट प्रथम संस्थापक हैं, इनका समय है 730 से 756 ईस्वी तक। ठीक है।
अब ये क्या है, म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट करने का पता ग्वालियर अभिलेख से चलता है नागभट्ट प्रथम के द्वारा। तो नागभट्ट जो कि संस्थापक हैं प्रतिहार वंश के, इनके द्वारा म्लेच्छ कोई शासक थे, इनकी बहुत बड़ी सेना थी, उनको हराया था इन्होंने। कहाँ पता चलता है ये चीज़? ग्वालियर के अभिलेख में। ग्वालियर के अभिलेख में ये चीज़ पता चलती है कि नागभट्ट प्रथम ने म्लेच्छ शासक की एक बहुत भारी भरकम सेना को पराजित किया था, ठीक है, नष्ट किया था। अतः नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। तो प्रश्न आ सकता है कि प्रतिहार वंश का वह शासक कौन था जिसने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी? तो आपको याद होना चाहिए कि वो नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंतिदुर्ग, जिसका टाइम पीरियड 736 ईस्वी। राजधानी थी मान्यखेट। मान्यखेट इनकी राजधानी है। और दंतिदुर्ग ने क्या किया था? उज्जैनी में हिरण्यगर्भ, ठीक है, हिरण्यगर्भ मतलब महादान यज्ञ करवाया था। कौन? दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट शासक हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना? कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो कि दंतिदुर्ग हैं, दंतिदुर्ग ने मान्यखेट को राजधानी बनाया और उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नाम से महादान यज्ञ करवाया था, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें हैं जैसे गुर्जरों का उल्लेख किसमें मिलेगा? हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने लिखी है। और बाणभट्ट हर्ष के टाइम के थे, हर्षवर्धन के समय के हैं। तो हर्षचरित उन्हीं के बारे में है। तो इसमें जो है गुर्जरों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। जो राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग थे, उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नाम से महादान यज्ञ करवाया था। और अंतिम शासक जो रहे हैं वो हैं अमोघवर्ष। अमोघवर्ष प्रथम जो थे वो किसके शासक? अंतिम शासक हैं राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक हैं, ठीक है। अगला वंश है मौखरी वंश। वीडियो इंपॉर्टेंट है और वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। और उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने के बाद कमेंट करके आप बताइए अगर कोई कमी है तो वो कमी आप बताइए हमें, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप लोग। चलिए देखते हैं कि गुप्तों के सामंत थे कौन? मौखरी। मौखरी लोग जो थे वो गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के सामंत कौन है? मौखरी लोग। और इनका मूलतः ये गया के निवासी थे। गुप्तों के सामंत थे मौखरी लोग और ये जो है मूल रूप से गया के निवासी थे, जो कि बिहार में पड़ता है इस समय। और राजधानी बनाई इन्होंने अपनी कन्नौज को, ठीक है। कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और साथ में इसमें कुछ प्रमुख शासक हुए हैं, जैसे नाम देख लीजिए। नाम है इनके हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ये कौन है? ग्रह वर्मा, ठीक है। तो ये सब हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोट के रूप में है कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये प्रश्न आता भी है कहीं न कहीं से, किसी न किसी रूप में परीक्षा में आ जाता है। तो इसमें तीन लोगों के बीच में युद्ध हुआ और वो भी कन्नौज को लेके युद्ध हुआ है, ठीक है। तो कन्नौज को क्या कहा जाता? महोदया महोदया श्री पहले कहता था उसको,
तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के मध्य हुआ था। किसको लेके? कन्नौज को लेके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अगला वंश है वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वर्धन वंश के शासक रहे हैं हर्षवर्धन। इन्हीं की किताब थी हर्षचरित, जिसके लेखक बाणभट्ट हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि गुर्जरों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। ठीक है, और गुर्जर जाति का पहला उल्लेख आपको ऐहोल अभिलेख में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन जो हैं उनके बारे में ये पता चलता है कि बाणभट्ट की जो हर्षचरित है, इसी से पूरी विस्तृत सूचना मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल्हड़ की राज तरंगिणी है, इसमें भी सूचना मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। राजधानी क्या रही? थानेश्वर रही पहले। ठीक है, राजधानी पहले थी किसकी? वर्धन वंश की, थानेश्वर। उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया? कन्नौज ले आया। थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज को स्थानांतरित किया। किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में मदद देना था, इसलिए अपनी राजधानी इन्होंने क्या की? थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे है कि महायान की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया था? किसने? हर्षवर्धन ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। किसके लिए? महायान, जो महायान है किसकी? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, उसकी उत्कृष्टता को साबित करने के लिए इन्होंने कन्नौज में विभिन्न धर्मों और समुदायों के आचार्यों की एक बहुत बड़ी सभा बुलवाई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग इन्हीं के समय आए थे। हमने कल बताया था फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग के बारे में। तो फाहियान गुप्त काल में आते हैं, और ये जो ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के समय पर आए हुए थे, तो उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए एक चीज और कही जाती है हर्षवर्धन के बारे में कि हर 5 साल पर संगम क्षेत्र में, मतलब प्रयाग में, ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर 5 साल में प्रयाग में या संगम क्षेत्र में क्या करता था? महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था हर्षवर्धन। ठीक है, अब एक चीज और कि इनकी जो एक महामोक्ष परिषद थी, उसमें जो है ह्वेनसांग शामिल भी हुआ था। ये भी चीज़ है। ये देखिए छठे महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग भी शामिल हुआ था। फिर आगे है कि इन्होंने अपने राज्य की सीमा पश्चिमी सीमा जो थी वो नर्मदा तक विस्तारित किए, और इसी क्रम में नर्मदा तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? इनको परास्त कर दिया। मतलब हर्षवर्धन अपनी सीमा बढ़ा रहे थे, नर्मदा तक पहुंच चुके थे। नर्मदा को पार करते इससे पहले पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य शासक हैं, उन्होंने क्या किया? इनको हरा दिया। ठीक, भाई बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा बाणभट्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए हमें। तो बाणभट्ट के बारे में जानकारी ये है कि ये जो है हर्ष के दरबारी लेखक हैं, ये आपको भी पता है। इनकी किताब का नाम है हर्षचरित, आपको भी पता है। पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो है राज्य की सीमा जब पश्चिम में नर्मदा तक पहुंचे थे, उनको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया हर्षवर्धन को। तो ये आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? ये भी आपको इसकी भी होनी चाहिए। तो ये आपको पता चलेगा ऐहोल अभिलेख, किसमें? ऐहोल से और ह्वेनसांग के द्वारा।
अब ह्वेनसांग के द्वारा कैसे, कि ह्वेनसांग क्या आप सबको थोड़ी बताएंगे आके हैं। ह्वेनसांग की किताब है, ह्वेनसांग की कौन सी किताब है, किताब का नाम क्या भाई, किताब का नाम है सी यू की, सी यू की, ठीक है, ये ह्वेनसांग की किताब का नाम है। तो इसी में इससे और ऐहोल अभिलेख से ये पता चलता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा को पार करने से रोका पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य शासक था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हर्षवर्धन चलिए अभी है ह्वेनसांग के बारे में, आगे है तो ह्वेनसांग के बारे में देखते क्या है। ह्वेनसांग जो है हर्ष के समय में भारत आए, आपको भी पता है। इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो सीयूकी नाम से है, सीयूकी के नाम से इनका यात्रा वृत्तांत है। भीनमाल की यात्रा की थी इन्होंने, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इन्होंने भीनमाल की यात्रा की थी और इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसको, ह्वेनसांग को। और ह्वेनसांग ने बताया था, ह्वेनसांग के अनुसार प्रश्न भी आते हैं एग्जाम्स में और आए हुए भी हैं कि ह्वेनसांग जो है जब आया था तो उस समय जो भारत के बारे में बताया वो क्या क्या बताया था। तो इन्होंने बताया था कि उस समय सड़कें जो थी वो यात्रा से सुरक्षित नहीं थी, एक चीज़ बताया। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि अपराध और दोष सिद्धि के लिए क्या करना होता था, अग्नि जल विष के द्वारा परीक्षा ली जाती थी। पहली बात तो इन्होंने कहा सड़कें सुरक्षित नहीं थी यात्रा के लिए। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला कि अपराध और दोष सिद्धि की अगर बात की जाए तो उस समय आग जल और विष मतलब जहर के द्वारा ही इसकी परीक्षा ली जाती थी। तीसरी चीज़ इन्होंने बताया व्यापारिक मार्गों घाटों और बिक्री की वस्तुओं पर कर लगता था उस समय। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने बताई थी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी भी है। अब ह्वेनसांग की बात चल रही है तो इनके बारे में एक बात तो और हो जानी चाहिए कि जब ये भारत आए थे, जब ये या फिर जब ये थे, जब इनका जो टाइम पीरियड था उस समय चीन में किसका शासन था, तो उस समय चीन में शासन था तांग वंशी शासक थे, तांग वंशी थे। कौन, ताई सुंग, ताई सुंग। ऐसा कहा जाता है कि ताई सुंग ने अपने यहाँ के सबको आदेश दे दिया था कि कोई भी नगर से या इस राज्य से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ह्वेनसांग ने क्या किया कि उस समय वो चुपके से यात्रा पर निकल पड़े थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अब इनके बारे में कुछ और भी जानकारी है। जैसे इन्होंने जो यात्रा में इन्होंने जो अनुभव किया अपना, इन्होंने अपनी यात्रा में जो भी चीज़ें अनुभव की उनको उन्होंने लिखा ए रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में संकलित किया। ए रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में अपने यात्रा के अनुभवों का संकलन किया ह्वेनसांग ने। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का अनुभव किसमें संकलित किया है, तो ए रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स। ठीक है, ये भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। और जब ये आए थे भारत, जब ये भारत आए थे उस समय जो आचार्य थे कहाँ के, जो नालंदा के आचार्य थे वो कौन थे, नालंदा के जो आचार्य थे वो थे शीलभद्र। ठीक है, क्या नाम था, शीलभद्र नाम था इनका। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया भी गया है कि इनके समय नालंदा कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और इसके समय में मथुरा जो था सूती वस्त्रों के लिए और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हमने जब पढ़ाया था पिछला वीडियो जो हम बता रहे थे था कि सूती और ऊनी
उस सूती और रेशमी वस्त्र के लिए कौन सा शहर था उस समय? मथुरा प्रसिद्ध था। फिर हमने कहा था अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो यही सूती तो यहीं रुक जाएगा, लेकिन रेशमी जो है खिसक के बनारस पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वही जो है रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ पे चला गया? बनारस में इस समय पहुंच चुका है। ठीक है, बाणभट्ट ने थानेश्वर को अतिथियों के लिए चिंतामणि कहा है। बाणभट्ट कौन? हर्षचरित के लेखक और हर्षवर्धन के राज दरबार में रहने वाले लेखक। ठीक है, तो बाणभट्ट ने कहा थानेश्वर के बारे में कि यह जो है अतिथियों के लिए चिंतामणि है और व्यापारियों के लिए लाल भूमि है। व्यापारियों के लिए लाल भूमि और अतिथियों के लिए चिंतामणि है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इतना सब कुछ कन्नौज के बारे में जानकारी मिली, तो कन्नौज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिल जाए। क्या है कन्नौज के बारे में? कि हर्ष की जब मृत्यु होती है, हर्ष की मतलब हर्षवर्धन की, जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो यह जो है विभिन्न शक्तियों का आकर्षण केंद्र बन जाता है। क्या? कन्नौज। ठीक है, नाम क्या है कन्नौज का? महोदया और महोदया श्री भी कहा जाता था पहले। ठीक है, जो हमने त्रिपक्षीय संघर्ष बताया था गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच, वो जो है 8वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और उसमें सफलता किसको मिली है? प्रतिहारों को। ठीक है, प्रतिहारों को सफलता मिली है इस त्रिपक्षीय संघर्ष में। बाकी और कौन लोग थे इसमें शामिल? पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो सफलता मिली प्रतिहारों को और 8वीं शताब्दी में ये हुआ था। प्राचीन कालीन जो चीनी लेखक हैं उन्होंने भारत का वर्णन जो किया है वो इनतु और थियानतु में किया है। प्राचीन कालीन जो भी चीनी लेखक आए हैं उन्होंने भारत का वर्णन यिनतु और थियानतु नाम की किताब में किया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानते हैं क्या कि चीनी यात्रियों में सबसे अंत में इर्सिंग आया था, हमने आपको बता ही दिया था। अच्छा, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे शंकराचार्य के बारे में देखते हैं। शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य जो हैं आपके अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक हैं। किसके प्रतिपादक हैं? अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक हैं और इनका जन्म हुआ है कलाडी गांव, केरल में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। अब जो 4 मठ थे वो कौन कौन से थे? तो दक्षिण में था श्रृंगेरी, कर्नाटक में है। पश्चिम में है गुजरात में द्वारका। पूरब में उड़ीसा में है पुरी। और उत्तर में उत्तराखंड में है ज्योतिर्मठ, या इसी को जोशी मठ भी कहते हैं। तो ऑप्शन में अगर वहाँ पे जोशी मठ भी आता है तो वो भी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो जोशी मठ या ज्योतिर्मठ बोलते हैं, जो कि उत्तराखंड में है और उत्तर में स्थापित किया गया शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों में से एक है। ठीक है, चलिए, चीनी यात्रियों का क्रम हमने कल ही बता दिया था आपको, तो उसके बारे में ज़्यादा वो नहीं करना। आगे देखते हैं। कुछ दर्शनों की भी उत्पत्ति होती है। इस समय दर्शनों का उदय होता, तो दर्शनों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए हमें। अब दर्शन के बारे में जानकारी हो तो दर्शन कैसे हैं? तो दर्शन के बारे में, दर्शन में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। तो जो सांख्य दर्शन है उसके प्रतिपादक हैं महर्षि कपिल। ठीक है, महर्षि कपिल जो हैं वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। और इसमें क्या क्या है? इसमें कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिद्धांत कौन कौन से बताए गए हैं? कि पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन को स्वीकार किया है। पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन को स्वीकार किया गया है किसमें? सांख्य दर्शन में। ठीक है, दूसरी चीज ये भी कही गई कि अज्ञानता जो होती है वो होती है दुखों का कारण।
इसमें यह भी कहा गया सांख्य दर्शन में ही कि अज्ञानता जो है वो दुखों का कारण है। दूसरी चीज पुनर्जन्म की बात की गई है, या फिर आत्मा के आवागमन की भी बात को स्वीकार किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है जो विवेक है, विवेक आपका ज्ञान है, वो मुक्ति का मार्ग है। ठीक है। और दुखों का क्या कारण क्या है? अज्ञानता। हमने जैसे बताया था बौद्ध धर्म जब पढ़े थे हम सब, तो उसमें भी हमने बताया था कि उन्होंने 4 चीज़ें बताई थी। ठीक है। चातुर्याम बताए थे कि दुख, दुख का कारण, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या बताया था कि दुख का कारण अगर क्या है, अज्ञानता है, उन्होंने भी बताया था, गौतम बुद्ध ने भी। तो यहाँ भी सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि एवं महर्षि कपिल ने भी ये बताया है कि जो अज्ञानता है वही है दुखों का कारण, और विवेक ज्ञान है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ है। योग दर्शन के बारे में देखते हैं। योग दर्शन क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं पतंजलि। ठीक है। यह जो है पहला सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। यह जो है पहला सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत है, और पतंजलि दर्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है। अब नव्य न्याय संप्रदाय दर्शन। नव्य न्याय संप्रदाय दर्शन क्या है? नव्य न्याय संप्रदाय दर्शन के को मानने वाले गांधी जी भी थे। ठीक है। गांधी जी भी इस दर्शन को मानते थे, मतलब नव्य न्याय संप्रदाय को मानते थे, नव्य न्याय दर्शन को। ठीक है। अब देखें इसमें क्या है, इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वो हैं आचार्य गंगेश उपाध्याय। आचार्य गंगेश उपाध्याय इसके प्रतिपादक हैं, और इनकी एक किताब है तत्व चिंतामणि, जिसमें जो है इसके बारे में बताया गया। किसके बारे में? नव्य न्याय संप्रदाय के बारे में। नव्य न्याय संप्रदाय के बारे में तत्व चिंतामणि नामक किताब में बताया गया है। ठीक है। चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन क्या है भाई? चारवाक दर्शन जो है आपका भौतिकवादी या जड़वादी विचारधारा का पोषक है। ठीक है। चारवाक दर्शन भौतिकवादी या फिर जड़वादी विचारधारा का पोषक है। इसमें एक चीज कही गई, इसका जो आदर्श है वो क्या है? किसका? चारवाक दर्शन का आदर्श क्या है? आदर्श जो है ये है कि जब तक जीवित रहें सुखी से जीवन जिएं। जब तक जीवित रहें सुखी से जीवन जिएं, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। मतलब अब इससे ये भी एक साफ जाहिर हो रहा है कि चारवाक दर्शन के प्रतिपादक जो चारवाक हैं वो पुनर्जन्म में भरोसा भी नहीं करते। पहली बात, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ठीक है। पुनर्जन्म को नहीं मानते। ठीक, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब तक जीना है सुखी से जियो, बड़े पी लो, ले, क्योंकि देह अगर एक बार भस्म हुई तो वो वापस नहीं आएगी। ठीक है। कभी कभी प्रश्न में वो आता भी है ऐसे, जैसे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस पुनरागमनम कृता। तो ये जो लाइन हमने भी बोला ये चारवाक दर्शन से ही संबंधित है। जो हमने अभी हिंदी में बताया फिर उसी को हमने संस्कृति में भी बताया है। तो वही है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृता। तो ये अगर शब्द पेपर में आपके आते हैं, एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है प्रश्न के रूप में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है ये किससे संबंधित है? चारवाक दर्शन से, जो कि एक भौतिकवादी या जड़वादी विचारधारा का पोषक है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला दर्शन पढ़ते हैं। अगला दर्शन क्या है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के लेखक हैं गौतम, जिनको अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, और गौतम को
अक्षपाद भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है, अक्षपाद भी कहा जाता है, और न्याय दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। ठीक है, तो तर्क या निर्णय जो है शाब्दिक अर्थ है न्याय दर्शन का, और इसमें जो है 16 तत्वों या पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन में 16 तत्वों या पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इसका मूल ग्रंथ जो है वो है न्याय सूत्र, और न्याय सूत्र की रचना किसने की? गौतम ने। गौतम कौन है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक, इन्होंने ही लिखी है न्याय सूत्र। इसमें 16 तत्वों पदार्थों के अस्तित्व को बताया गया है। तर्क निर्णय इसका अर्थ होता है। ठीक है, और गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है। कभी कभी सुमेलित करने के लिए पूछा जाता, हो सकता सामने न्याय दर्शन के सामने गौतम ना देकर अक्षपाद दे दिया जाए, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अक्षपाद भी इनका नाम है, और तर्क या निर्णय इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के भी रूप में आ सकता है कि न्याय दर्शन का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद हैं। अब आपको पता है कि गौतम है, अब अक्षपाद तो आप पढ़े नहीं, फिर वो प्रश्न आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि अक्षपाद भी इन्हीं का नाम है। चलिए आगे है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन क्या है? मीमांसा दर्शन दो हैं, ध्यान रखना है। एक है पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा। देखते हैं क्या है। मीमांसा दर्शन जो है आपका कर्म से संबंधित है। ठीक है, मीमांसा जो दर्शन है वो आपका कर्म से संबंधित है। एक चीज ये ध्यान रखना है, इसमें पूर्व कर्म धर्म, इसको मीमांसा दर्शन को पूर्व कर्म और धर्म भी कहा जाता है। मीमांसा दर्शन को पूर्व कर्म धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? हमने बताया था दो मीमांसा हैं, एक पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा है। तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक रहे हैं जैमिनी। ठीक है, जैमिनी जो हैं पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक रहे हैं। और एक चीज और, पूर्व मीमांसा जो है कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना। पूर्व मीमांसा किस पे आधारित है? कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, कर्म को ये भी मानता है। तो मीमांसा कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। साथ में यह वेदों को शाश्वत मानता है। किसको? वेदों को क्या मानता है? शाश्वत मानता है। वेदों को शाश्वत मानता है। ठीक है, तो वेदों को शाश्वत कौन मान रहा है? पूर्व मीमांसा। अगले अगले आगे है कि वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। इसमें जो वेद का कर्मकांड भाग है उस पे विचार किया गया है। कहाँ पे? पूर्व मीमांसा में। ठीक है, अब उत्तर मीमांसा क्या है? उत्तर मीमांसा के लेखक हैं बादरायण। ठीक है, बादरायण जो हैं उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं, और ये जो है वेद के ज्ञान कांड पर विचार करता है। पूर्व मीमांसा वेद के कर्म कांड पर विचार कर रहा है, और उत्तर मीमांसा वेद के ज्ञान कांड पर विचार करता है। प्रतिपादक हैं एक के जैमिनी, दूसरे के बादरायण। और पूर्व मीमांसा वेदों की को शाश्वत बताता है, वेदों को शाश्वत सत्य मानता है, साथ में कर्म के सिद्धांत को मानता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो बादरायण का उत्तर मीमांसा है, ये उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेदांत दर्शन हमने बताया नहीं होगा। तो वेदांत का मतलब क्या है? वेद प्लस अंत। ठीक है, अब वेदांत दर्शन हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा वेदांत दर्शन के बारे में भी हम जान जाते हैं क्या है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब वेदांत दर्शन क्या है? जो वेदांत दर्शन है क्या है भाई? वेदांत दर्शन आपका भारतीय विचार क्या है? भारतीय विचारधारा की
विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। पराकाष्ठा माना जाता है कौन? वेदांत दर्शन। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि वेदांत दर्शन के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी एक बार प्रश्न आ चुका है पहले भी, तो प्रस्थान त्रयी किसको बोलते हैं? तो वेदांत दर्शन बताता है कि प्रस्थान त्रयी कौन है। प्रस्थान, अरे यार, प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी कौन कौन से हैं? तो एक है उपनिषद, उपनिषद प्रस्थान त्रयी में एक हुआ ब्रह्म उपनिषद, दूसरा है ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र सूत्र, तीसरा बोलते हैं भगवत गीता, भगवत गीता को। तो भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये तीन क्या है? वेदांत दर्शन के आधार पे इनको प्रस्थान त्रयी माना जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे भी देख लेते हैं कुछ। अभी क्या बचा? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन क्या है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? कणाद। कणाद हैं, और इसकी जो प्रकृति है वो परमाणुवाद पर आधारित है। ठीक है। वैशेषिक दर्शन की प्रवृत्ति जो है या प्रकृति जो है वो परमाणुवाद पर आधारित है। इसके प्रतिपादक हैं आपके कणाद। ठीक है। अच्छा, नीचे देखिए, हमने वेदांत दर्शन के बारे में बताया भी था कि भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा, शाब्दिक अर्थ होता है वेद का अंत, तीन आधार हैं वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी, इन्हीं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को माना जाता है इसके आधार पे। इसके साथ में उपसंप्रदाय कुछ रहे हैं। अब उपसंप्रदाय कौन कौन से हैं भाई? उपसंप्रदाय, ये भी प्रश्न आता ही रहता है और पूछा जाता है एग्जाम में, परीक्षा में आपके, तो इसके बारे में थोड़ी ध्यान रखना है। जैसे अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद की अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य। ठीक है। द्वैतवाद मध्वाचार्य। भेद अभेद या फिर द्वैत अद्वैत, भेद अभेद या फिर द्वैत अद्वैतवाद के संस्थापक रहे हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, ये चीज होगी। अब शुद्ध अद्वैतवाद की अगर बात करें तो इसमें वल्लभाचार्य हैं, और अचित्य, भेद अचित्य, भेद अभेद जो है इसके हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये भी कभी कभी सुमेलित करने के लिए, मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि जो हमने ऊपर दर्शन पढ़े अभी, वो खड़ दर्शन उनको बोलते हैं। उपरोक्त जो भी दर्शन हमने पढ़ा है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है, कौन कौन से हमने पढ़े? सांख्य दर्शन पढ़े हैं, न्याय दर्शन पढ़े हैं, योग दर्शन पढ़ा हमने, नव्य न्याय पढ़ा हमने, ठीक है, वैशेषिक दर्शन पढ़ा, वेदांत दर्शन हमने पढ़ा। तो ये सब, इन सबको खड़ दर्शन बोला जाता है। ठीक है। इसमें अब खड़ दर्शन में देखो कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा। मीमांसा दो है, पूर्व और उत्तर, दो हैं। ठीक है। अगला है वेदांत। तो ये जो है खड़ दर्शन है। खड़ मतलब छह है, तो छह दर्शन है हमारे यहाँ: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है। इनके प्रवर्तक भी हमने बताए, कपिल हैं, पतंजलि हैं, योग के, न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक के कणाद, जैमिनी है मीमांसा के, और बादरायण हैं आपके वेदांत के। ठीक है। इसमें से एक दर्शन आपका छूट रहा है? नहीं छूट रहा, सारे हो गए। ठीक है। चलिए
अब वेदों को मान्यता देने के कारण ही उपरोक्त जो सभी 6 दर्शन हैं उनको आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। मीमांसा के बारे में पढ़ा कि पूर्व मीमांसा में क्या है कि वेद के कर्म कांड, वेद को तो ये शाश्वत सत्य मानता है, पहली बात पूर्व मीमांसा। दूसरी चीज कि वेदों के कर्म कांड पर क्या करता है, विचार करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या, जो उत्तर मीमांसा है वो क्या कहता है कि वेद के ज्ञान कांड को पर विचार कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी गलती मतलब कोई भी कमी हुई तो उसको भी आप बता सकते हैं। साथ में एक चीज़ और कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो अब अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।